अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग 1.5 स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इस 1.5 की बात करूं तो इस 1.5 में पूरे 6 सम हैं। मैं इस 6 सम में से आपको दो दो करके 4 सम करवाऊंगा। अब वो 4 कौन से होंगे वो तो लेक्चर के एंड में मालूम पड़ जाएगा आपको। वो जो 2 बच जाएंगे ना, वो इस 6 सम में का सबसे मुश्किल वाला हिस्सा होगा और मैं चाहता हूं कि वो मुश्किल वाले हिस्से को मैं इन क्लास सॉल्व कर पाऊं। अगर आप चाहो बाद में मेरे 4 सम करवाने बाद तो वो जो 2 सम बचते हैं ना, आप खुद से ट्राई करो। जिसके पास एबिलिटी होगी, जो दिमाग में अच्छा होगा, जिसकी समझ अच्छी होगी, वो बचे हुए 2 सम भी सॉल्व कर लेगा, है ना। तो अगर आपकी लायकी है तो मेरे 4 सम कराने बाद जो बच जाएंगे इन 2 सम वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, या इंतजार करना, आज नहीं कल नहीं परसों कभी तो क्लास खुलेगी ना, तो मैं आपको इन क्लास वो सम करवा दूंगा। और सिर्फ मैं वो सम की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जो सम मैंने यहाँ छोड़ के रखा हूँ वो सारे भी मैं आपको इन क्लास कवर कर दूंगा। बस आपको इसलिए वो ड्यूरिंग ऑनलाइन लेक्चर नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, बहुत लंबे लंबे लेक्चर हो जाएंगे, मैं भी परेशान और आप भी परेशान। तो इंतजार करो क्लास खुलने का। मैं जो भी सम छोड़ रहा हूं वो आपको मैं क्लास खुलने बाद करवा दूंगा। चलो लेक्चर शुरू करते हैं। 1.5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम है। 1.5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम है। और अगर वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम है तो देखो ये सारे स्टेप्स, मैं ये सारे स्टेप्स लूंगा इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए, और एट द एंड हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो जरा देखना, सबसे पहले ढूंढ के लाओ वो 2 लोग जिन्हें फाइंड करना है। उसके बाद उन्हीं वो जो आप 2 लोगों को ढूंढ के लाए हो, उन्हीं 2 लोगों में से कोई x हो जाएगा और कोई y हो जाएगा। उसके बाद पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन, दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन, जैसे ही 2 इक्वेशन आएंगे आप आगे लोगों को सिंबल साइमल्टेनियस वाले कंसेप्ट से सॉल्व कर देंगे। सिंबल साइमल्टेनियस मतलब एक्सरसाइज 1 सही है। अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं तो बिफोर सॉल्विंग द सम मेरे दिमाग में ये सारे स्टेप्स घूम रहे हैं, है ना। चलो पहला स्टेप लेते हैं। ढूंढ के लाओ 2 लोगों को जिन्हें फाइंड करना है। ढूंढ के लाओ 2 लोगों को जिन्हें फाइंड करना है। अब जिन्हें फाइंड करना है, अगर मुझे उनकी खोज करनी है तो उसके लिए तो कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो देखते हैं। देखो 2 नंबर डिफर बाय 3, 2 नंबर जिनको माइनस कर दे तो कितना आएगा 3। तो वो जो इंग्लिश में आप लिखा हुआ है ना, उसी का मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं। 2 नंबर को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आएगा 3। मतलब बहुत अच्छी बात है, ये हमारा इक्वेशन जब बनाएंगे ना, आपको पहला इक्वेशन, है ना, या हम इसका देखो पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन, तो वो इस समय हम इसको यूज कर लेंगे। तो ये मेरा पहला कंडीशन है, पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन। आगे द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। प्लस करना है ट्वाइस द स्मॉलर और थ्राइस द ग्रेटर को, तो 19 आ जाएगा। ये मेरा दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन, ये मेरी दूसरी कंडीशन है। सही है, सही है। तो ये पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन, दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन, तो ये दूसरी कंडीशन चाहिए, है ना। फाइंड द नंबर, नंबर्स क्या चाहिए? फाइंड द नंबर्स। क्या चाहिए? फाइंड द नंबर्स। अब आपने कभी वो सिंगुलर और प्लूरल करके चीज सुने हो? सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। अगर मैं बोलूं कैट CAT तो आप बोलोगे एक। अगर मैं बोलूं कैट्स CATS तो आप बोलोगे प्लूरल। तो वैसे ही क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर्स। क्या कहता है? फाइंड द नंबर्स। देखो S दिखाई दे रहा है, मतलब क्वेश्चन प्लूरल में बात कर रहा है ना। तो देखो मैं लिखा हूं ना, ढूंढ के लाओ वो 2 लोग, तो 2 भी तो प्लूरल ही हुआ ना। जोड़ रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना। जोड़ते रहो, मेरा कहा हुआ, मेरा पहले कहा हुआ, मेरा अभी कहा हुआ, जोड़ते रहो। ढूंढ के लाओ वो 2 लोग जिन्हें फाइंड करना है। तो यहां पे देखो
नंबर फाइंड करना है, 2 नंबर फाइंड करना है। कौन से 2 नंबर? तो आप बोलोगे वो 2 नंबर को फाइंड करना है जिनके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। सही सही। तो अगर आपके दिमाग में ये स्ट्राइक हो रहा है कि नंबर चाहिए, तो किस तरह के नंबर चाहिए? तो आप बोलोगे वो नंबर चाहिए जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। क्या बोलोगे? वो नंबर चाहिए जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। ठीक है, आप कुछ भी उठा के नहीं दे दोगे, आप वही नंबर दोगे जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। तो जरा देखो तो क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? क्वेश्चन एक तो ग्रेटर नंबर के बारे में बात कर रहा है और दूसरा स्मॉलर नंबर के बारे में बात कर रहा है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो मैंने अपना पहला स्टेप पूरा कर लिया। मैंने ढूंढ के लाया उन लोगों को, या मैंने ढूंढ के लाया उन 2 लोगों को जिन्हें हमें फाइंड करना है। ठीक ठीक, आगे चले। अब क्वेश्चन कहता है उन्हीं 2 लोगों में से किसी एक को x दे दो, किसी एक को y दे दो। तो ग्रेटर है, बड़ा है, इसको बोलने का तू x रख ले, इसको बोलने का तू y रख ले। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, इसको बोलने का तू क्या रख x और तू क्या रख y। अब जो दिए हो ना उसका assumption करो। Let the greater number be x, the smaller number be y। ठीक, assumption करते ही या x और y बांटते ही मेरा दूसरा स्टेप पूरा हो गया। तीसरा स्टेप, पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है? 2 नंबर डिफर बाय 3, 2 लोगों को माइनस कर दो, 3 आ जाएगा। ठीक है, जो वो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना 2 नंबर डिफर बाय 3, उसको मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा समझ में आए। तीसरे स्टेप के हिसाब से पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन, जब मैंने पहली कंडीशन को समझा तो मेरे समझ में आ रहा है कि 2 लोगों को माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा। तो वो इक्वेशन फ्रेम करने से पहले यहां पे लिखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या बोलता है कंडीशन? कंडीशन बोलता है 2 लोगों को माइनस कर दो। और अगर मैं इस सब में देखूं तो ये 2 लोग है ना, ये 2 लोग है ना, 2 लोगों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 3। ठीक ठीक, स्टेप देख रहे हो? स्टेप्स मैं स्टेप के हिसाब से चल रहा हूं, क्यों चल रहा हूं, है ना? मैंने सबसे पहले ढूंढ के लाया वो 2 लोगों को जिन्हें क्वेश्चन फाइंड करने बोल रहा है। तो क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द नंबर। नंबर किस तरह के नंबर? जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर। तो ये वो 2 लोग हैं जिन्हें मुझे फाइंड करना है। दूसरा स्टेप, उन्हीं 2 लोगों में से कोई x हो जाएगा और कोई y हो जाएगा। तो एक को बोला x, एक को बोला y। जो बोला वो लिख के दिखाओ, रिटर्न, है ना, सबूत। लेट द ग्रेटर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर बी y। 2 स्टेप पूरा हो गया। तीसरा स्टेप, पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन। तो ये रहा 2 नंबर डिफर बाय 3, 2 लोगों को माइनस कर दो तो 3 है। 2 लोग कौन से? एक बड़ा एक छोटा। बड़े और छोटे को माइनस करो, कितना आ गया? 3। अब चेक करो, अब चेक करो कि जो आई हुई चीज है या जो फ्रेम की हुई चीज है क्या वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर आपको लगेगा कि हाँ आई हुई चीज अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप उसको इक्वेशन नंबर 1 देते हो। चलो चेक करते हैं। एक बार x वेरिएबल, एक बार y वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, वेरिएबल वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। हाँ ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन नंबर 1। मेरा तीसरा स्टेप पूरा हो गया। चौथा स्टेप, दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या बोलता है दूसरा कंडीशन? चेक करो तो
द सम मतलब प्लस, सम मतलब प्लस, डिफर मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस मतलब माइनस। द सम, किसका सम? तो आगे लिखा हुआ है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो ये ट्वाइस और ये स्मॉलर। फिर आप बोलोगे सर दो जगह थी, पहली वाली जगह क्यों नहीं भरे, दूसरी जगह क्यों भरे? तो मैं बोलूंगा कि पहली वाली जगह मैंने बड़े वाले नंबर की छोड़ के रखा हूं, और दूसरी वाली जगह मैंने छोटे नंबर की छोड़ के रखा था। तो वो जो एक होता है ना रिस्पेक्ट वाला हिसाब, तो वो इधर फॉलो करता है। अगर आप असम्पशन भी देखो तो मैंने x पहले बड़े को दे दिया, जो बच गया वो छोटे का। वैसे ही दो जगह थी, मैंने पहली जगह बड़े के लिए छोड़ के रखा था, इसलिए यहाँ पे मैंने छोटे के अंतर नहीं लिखा है। और जब बात आई छोटे को दिखाने की तो मैंने छोटे को छोटे जगह पे लिखा है। सही है, चलो। द सम मतलब प्लस, किसका सम? ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस, ये रहा थ्राइस द ग्रेटर। दिखा? अरे दिखा, सम ट्वाइस स्मॉलर थ्राइस ग्रेटर। कितना जोड़ने पे कितना? तो क्वेश्चन कहता है जोड़ने पे, देखो इज मतलब इज इक्वल टू, जोड़ने पे 19। आई बस समझ में? जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है ना, उसको तोड़ तोड़ के हिंदी में पढ़ो और इक्वेशन फ्रेम करो, एकदम आसान वाला मामला है। एक बार फिर से देखो क्वेश्चन क्या कहता है? द सम, किसका सम? ट्वाइस द स्मॉलर, दो जगह है, छोटे को उधर दिखाता, ट्वाइस द स्मॉलर थ्राइस द ग्रेटर इज 19। अब पढ़ो इसको, अगर लगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख देना, और अगर लगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और फिर जाके इसको इक्वेशन नंबर 2। फिलहाल 3 बार x वेरिएबल 2 बार y वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, हाँ ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन नंबर 2। कितने स्टेप हो गए? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, अब पांचवा है। अब पांचवा वो सारे बच्चे जिनको 1.1 अच्छे से आता है, बस उसके लिए सम खत्म। अब तो वो आगे सॉल्व ही कर सकता है ना? चलो सॉल्व करते हैं। अगर वो 1.1 है तो सबसे पहला स्टेप हम चेक करते हैं कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में थे तभी तो मैंने इनको 1 और 2 दिया। पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप वर्टिकली अरेंज। वर्टिकली अरेंज की शर्त, दो में से कोई एक चीज सेम होना चाहिए। चेक करो, अगर दो में से कोई एक चीज सेम होगी तो अरेंज कर देना, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर देना, एक अल्फाबेट मिल जाएगा, उस अल्फाबेट को आसान वाले में पुट कर देना, एक और अल्फाबेट मिल जाएगा, तो मेरा सम क्या हो जाएगा। तो ऐसी मेरी सोच है। चलो चेक करते हैं कि ये जो आए हुए दो इक्वेशन है इनमें कोई एक चीज सेम है या नहीं। पहले एक्स को चेक कर लेते हैं। पहले इक्वेशन के एक्स के पास कुछ नहीं मतलब 1, दूसरे इक्वेशन के एक्स के पास 3, एक्स सेम नहीं। पहले इक्वेशन के वाई के पास कुछ नहीं मतलब 1, दूसरे इक्वेशन के वाई के पास 2। ना तो x सेम है ना तो y सेम है। मैं फिलहाल लोगों को वर्टिकल अरेंज नहीं कर सकता। जब तक मैं किसी एक को सेम ना कर लूं मैं वर्टिकल अरेंज नहीं कर सकता। अब किसे सेम किया जाए? मैं x को सेम करूं या y को सेम करूं? तो आप बोलोगे सर उसको सेम करो जहां पे आसानी ज्यादा है। चलो चेक करते हैं कहां पे आसानी ज्यादा है। ये रहा आपका पहला इक्वेशन और ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। ये रहा आपका पहला इक्वेशन, ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। अगर मैं x को सेम करने जाऊं तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, x सेम हो जाएगा। अगर मैं y को सेम करने जाऊं तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, y सेम हो जाएगा।
मैं x को भी सेम कर सकता हूं, मैं y को भी सेम कर सकता हूं। एक बार काम x को सेम करने के लिए करना पड़ेगा और एक बार काम y को सेम करने के लिए करना पड़ेगा। तो अगर मैं काम के हिसाब से देखूं ना तो दोनों ही जगह पे कम काम है, तो यहां पे मामला टाई हो रहा है। अब जरा एडिंग और सबट्रैक्टिंग में देखते हैं कि कहां पे एडिंग वाला केस अराइज हो रहा है और कहां पे सबट्रैक्टिंग वाला। अगर मैं x को सेम किया ना तो इनकी साइन सेम है, तो अगर मैं x को सेम करता हूं तो मुझे आगे चल के सबट्रैक्टिंग करना पड़ जाएगा, और अगर मैं y को सेम करूं तो मुझे आगे चल के एडिंग करना पड़ जाएगा। सुन रहे हो? काम यहां भी कम है, काम यहां भी कम है। अगर मैं x को सेम करूं तो फ्यूचर में मुझको सबट्रैक्टिंग करना पड़ जाएगा, और अगर मैं y को सेम करूं तो फ्यूचर में मुझको एडिंग करना पड़ जाएगा। तो फिर अगर मैं चुनूं कि एडिंग करूं या सबट्रैक्टिंग, तो ज्यादा आसान एडिंग है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि दो रास्ते हैं आपके पास, एडिंग की तरफ जाना चाहोगे या सबट्रैक्टिंग की तरफ, तो जाहिर सी बात है आप एडिंग ही चुनोगे ना। आई बात समझ में? तो जब काम पे फैसला हो रहा था तो मामला टाई हो गया था, लेकिन जब एडिंग और सबट्रैक्टिंग पे फैसला होना था तो मैंने एडिंग को चुना, और इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं किसको सेम करूंगा, भाई को। किसको सेम करूंगा? भाई को। चलो भाई को कैसे सेम करेंगे, क्या प्लान किया हुआ है आपने? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, ये आपने रफ प्लान किया है ना कि पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 2 into x, 2x, 2 into y, 2y, 2 3 is 6। तो जो आपने सोचा था वो आपने ये सोचा था ना कि पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि पहला वाला 2 into x 2x, 2 into y 2y, 2 3 is 6। अब बारी है उन दो इक्वेशन को वर्टिकली अरेंज करने की जिनकी एक चीज सेम हो चुकी है। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इनकी एक चीज सेम हो चुकी है, और जिनकी एक चीज सेम हो चुकी है उन्हें मैं वर्टिकली अरेंज कर सकता हूं। पहले लोग सेम नहीं थे, मैं वर्टिकली अरेंज नहीं कर पा रहा था, अब तो लोग सेम हो गए ना, मैं वर्टिकली अरेंज कर सकता हूं। चलो 3x plus 2y is equal to 19, 2x minus 2y is equal to 6। वर्टिकली अरेंज हो गया आपका 1.1 का दूसरा स्टेप हो। मैं 1.1 फॉलो कर रहा हूं ना अभी आगे, है ना। वर्टिकली अरेंज हो गया आपका 1.1 का दूसरा स्टेप पूरा हो गया। अब 1.1 का तीसरा स्टेप क्या है? या तो मैं एडिंग करूंगा या तो मैं सबट्रैक्टिंग करूंगा। एडिंग की अपनी अलग शर्त है, सबट्रैक्टिंग की अपनी अलग शर्त है, और अगर मैं शर्त के हिसाब से चलूं तो यहाँ पे एडिंग हो रहा है, जो सेम है उसकी साइन अलग है। ऐसे केस में क्या होता है? एडिंग इक्वेशन 2 and 3, यहाँ पर क्या लिखोगे? 2, यहाँ पर क्या लिखोगे? 3। जरूरी है, जरूरी है इक्वेशन नंबर। खैर एडिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो मैंने किसी की साइन वगैरह चेंज नहीं किया। चलो प्लस में 2y माइनस में 2y कैंसिल, प्लस 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 3 बार x 2 बार x 5 बार x, प्लस 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 19 प्लस 6 25। इन सब में से मुझे x चाहिए तो x अकेला होना चाहिए, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, 5 1 जा x इज इक्वल टू 5। समझा? अभी मुझे एक अल्फाबेट मिल चुका है, आगे चल के मुझे एक और अल्फाबेट मिल जाएगा, लेकिन कैसे? तो आप बोलोगे सर ये जो मिला हुआ x की वैल्यू है ना, उसको किसी आसान में पुट कर दो। तो 1 आसान है, 2 आसान है या 3 आसान है? तो आप बोलोगे 1 आसान है ना। अगर मुझे ऊपर x मिल चुका है तो आगे क्या मिलेगा? y। कैसे मिलेगा? पुट करके। किसको पुट करने का? जो मिला है। कहाँ पुट करने का? जो आसान वाला इक्वेशन है। x का 5 माइनस का माइनस, y का y इज इक्वल टू 3 का 3। इन सब में से मुझे y चाहिए, तो y अकेला होना चाहिए।
ये प्लस वाला फाइल जब उस तरफ शिफ्ट होगा तो अपनी साइन चेंज कर देगा। प्लस वाला क्या होता है माइनस, एज इट इज प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2 और बड़े नंबर की साइन, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2। समझा? x 5 मिल गया मतलब बड़ा वाला, y 2 मिल गया मतलब छोटा वाला। यहां तक मेरा 1.1 का स्टेप खत्म हो गया, सम नहीं खत्म। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम उसका एंड होगा स्टेटमेंट से, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम उसका एंड होगा स्टेटमेंट से। तो मेरी 2 लाइन और बची हुई है, मैं स्टेटमेंट देके सम क्या कर दूंगा, फिनिश। ये सब आपने लिख लिया है ना, मैंने कहा था पहले कि मैं मिटा दूंगा, है ना? चलो सम फिनिश करते हैं स्टेटमेंट से। ये असम्पशन देख रहे हो, इसी को उठा लो। Therefore, the greater number is equal to x, और x कितना मिला 5। Therefore, the smaller number is equal to y, y कितना मिला 2, और ये आपका सम नंबर 1 खत्म। ठीक है, जिस लॉजिक से आपने सम नंबर 1 सॉल्व किया है उसी ही लॉजिक से आप आगे की भी सम सॉल्व करोगे। सम नंबर 3, स्टेप्स तो होंगे आपके पास। सबसे पहला स्टेप्स क्या है, हम ढूंढ के लाते हैं उन 2 लोगों को जिन्हें क्वेश्चन फाइंड करने बोला है। पहले ऐसा स्ट्रक्चर बना लो अच्छे से, स्केल पेंसिल यूज करके एकदम सीधी लाइन होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। फादर और सन की बात होगी। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक पढ़ूं तो ये पहली कंडीशन है जिसे मैं आगे इस्तेमाल करके इक्वेशन बनाने के काम में आ जाएगा। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन देन द सम इज 95। यहां से लेके यहां तक दूसरी कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन, उस वक्त ये काम आ जाएगा। मांगा क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्या मांगा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्या बोलोगे, 2 लोग, एक फादर की प्रेजेंट एज और एक सन की प्रेजेंट एज, है ना? अगर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो किसकी प्रेजेंट एज लेके आओगे? तो आप बोलोगे जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है उसकी प्रेजेंट एज लेके आएंगे। क्या बोलोगे, जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है उसकी प्रेजेंट एज लेके आएंगे। तो अगर क्वेश्चन फादर और सन को लेके बात कर रहा है तो प्रेजेंट एज भी तो आप फादर और सन की ही लाओगे ना। तो उसी ही सोच के साथ ये रहे वो 2 लोग जिसकी मांग होती है। पहला स्टेप पूरा। दूसरा स्टेप, किसी एक को x दे दो, किसी एक को y दे दो। फादर को बड़ा मान के x, सन को छोटा मान के y। जो दिया है उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर, है ना? जो आपने ड्रॉ किया है ना, उसी को आपको स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना है। द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? मैंने जो आपको स्टार्टिंग में स्टेप लिखाया था ना, मैं उसी ही स्टेप पे चल रहा हूं। मैंने सबसे पहले 2 लोगों को ढूंढ के लाया, फिर उस 2 में से मैंने एक को x दिया और दूसरे को y दिया। जिसको x दिया उसे भी जुमले में दिखाया, जिसको y दिया उसे भी जुमले में दिखाया। अब तीसरा स्टेप, पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन। चौथा स्टेप, दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन। और जैसे ही आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगे, आप फटाफट 1.1 के स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे और लास्ट में स्टेटमेंट देके सम खत्म हो जाएगा। तो ऐसी मेरी सोच है इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन, पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन। द सम, तो सम तो बाद में, तो आपको जुमला लिखना पड़ेगा। एक
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या बोलता है पहला कंडीशन? द सम, मान लो सम मतलब प्लस, किसका सम? तो लिखता है फादर एज, ठीक है, फादर की एज एक्स, और किसका सम? कहां पर लिखता है ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो ये ट्वाइस है ना, मैंने कहा था ट्वाइस मतलब 2 इंटू, थ्राइस मतलब 3 इंटू, तो ये 2 डॉट, तो ये डॉट इंटू का काम करना है। तो सम फादर और ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो सन कितना है 1, इस मतलब इज इक्वल टू, और ये 70। समझा? समझा? फिर देखो क्या कहता है कंडीशन? द सम, तो सम किसका सम? फादर की एज, फादर की एज कितनी है? एक्स, किसके साथ? ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो ये 2 ये डॉट ट्वाइस। आगे देखोगे तो सन का जिक्र हो रहा है, सन को तो अपन वाई लेके रखे हैं, फिर आगे देखोगे तो क्या दिखाई देगा? इज मतलब इज इक्वल टू, और ये 70। क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? एक बार x, 2 बार y इज इक्वल टू 70। वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, हाँ ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूँ। अगर ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो मैं लोगों को यहाँ वहाँ जगह बदली करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता, फिर जाकर उसको इक्वेशन नंबर 2 देता। ठीक, इसी ही के साथ मेरा स्टेप नंबर 3 हो गया, पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन। स्टेप नंबर 3 फिनिश। स्टेप नंबर 4 दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, ठीक है, चलो ठीक है, फ्रेम करेंगे, पहले आप लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अगर हम फादर की एज को डबल कर देंगे, तो फादर एक्स था, डबल के लिए 2, सही। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, तो फादर की एज एक्स और ये डबल, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, एंड एड मतलब प्लस, किसमें प्लस? इट टू द एज ऑफ हिज सन, है ना। अगर हम बाप की उम्र को दुगना कर देंगे और जोड़ देंगे बेटे की उम्र में, तो बेटे की उम्र कितनी है? y, तो इज मतलब इज इक्वल टू, और फिर 25। समझा? समझा? एकदम आसान है, फिर से देखो देखो देखो। इफ वी डबल, डबल मतलब दुगना, इफ वी डबल, किसको डबल? एज ऑफ फादर, तो फादर की एज x है और ये मैंने डबल कर दिया, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, डबल करने बाद जोड़ दो, किस में जोड़ दो? बेटे की उम्र में, तो इनका जोड़ा हुआ कितना आएगा? 95। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा दूसरी कंडीशन कह रही है। अब अगर आया हुआ इक्वेशन आपको लगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसको इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, हाँ ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन नंबर 2। कितने स्टेप पूरे हो गए? 4। अब हमारा 5वां स्टेप। 5वें स्टेप में क्या करने का है? सिंपल साइमल्टेनियस के स्टेप्स ले लेना है। 5वें स्टेप में क्या करने का है? सिंपल साइमल्टेनियस के स्टेप्स ले लेना है। सिंपल साइमल्टेनियस कहाँ पे मौजूद है? 1.1 में स्टेप्स दिखाया था मैंने आपको, जो देखो और बताओ पहला स्टेप क्या है। हम चेक करेंगे कि जो दिए हुए लोग हैं वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं या नहीं। लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में थे तभी तो मैंने इनको 1 दिया। पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? वर्टिकली अरेंज। वर्टिकली अरेंज की शर्त, दो में से कोई एक चीज सेम होना चाहिए। चेक करते हैं क्या कोई एक सेम है। अगर मैं पहले इक्वेशन के x को देखूं तो उसके पास 1 है, अगर मैं दूसरे इक्वेशन के x को देखूं तो उसके पास 2 है। x सेम नहीं है, मैं x को ध्यान में रखते हुए वर्टिकली अरेंज नहीं कर सकता। अगर मैं पहले इक्वेशन के y को देखूं तो उसके पास 2 है, अगर मैं दूसरे इक्वेशन के y को देखूं तो उसके पास 1 है। ना तो x सेम है ना तो y सेम है। आप देख सकते हो
ना तो x सेम है ना तो y सेम है। मैं फिलहाल लोगों को वर्टिकली अरेंज नहीं कर सकता। फिर आपका जहन एक तरफ और सोच रहा होगा, सर देखो कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए तो यहाँ पे एसेप लागू कर देंगे। तो मैं बोलूंगा नहीं, एसेप का यहाँ पे केस अराइज हो रहा है, लेकिन एसेप हम वर्ड प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं करते हैं। तो याद रखना, मैं मानता हूं कि हाँ कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, हाँ एसेप वाला केस अराइज हो रहा है, लेकिन हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में एसेप इस्तेमाल नहीं करते। वो जब न्यूमेरिक बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, तो हम वहां पे एसेप यूज करते हैं, जैसे 1.1 और 1.4। लेकिन जब वो वर्ड प्रॉब्लम होगा तो हम वहां पे एसेप इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखना, है ना। गफलत में आके यहाँ पे एसेप मत यूज कर लेना, रॉन्ग हो जाओगे कंसेप्शनली। ठीक, तो ना तो x सेम है ना तो y सेम है। एसेप का केस अराइज तो हो रहा है, लेकिन मैं एसेप अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वहां पे रोक है। हाँ? तो अब सेम नहीं है तो सेम करो। किसको सेम करो? उसको सेम करो जहां पे आसानी ज्यादा है। चलो आसानी चेक करते हैं। ये रहा पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन, ये रहा पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन। अगर मैं x को सेम करने गया तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, लोग सेम हो जाएंगे। अगर मैं y को सेम करने जाऊं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और चीज सेम हो जाएगी। x को सेम करने के लिए भी एक काम है, y को सेम करने के लिए भी एक काम है। अगर काम वाइज देखूं तो यहाँ पे टाई हो रहा है। अब जरा एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग पे देखेंगे। x को सेम करूंगा तो भी सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, y को सेम करूंगा तो भी सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। तो दोनों ही जगह मामला टाई कर रहा है। तो मैं कहूंगा आपकी मर्जी, अगर आपको x अच्छा लगता है तो x को सेम कर लो, अगर आपको y अच्छा लगता है तो y को सेम कर लो, क्योंकि मामला क्या हो रहा है, टाइम। x को सेम करने के लिए भी एक काम करना पड़ रहा है, y को सेम करने के लिए भी एक काम करना पड़ रहा है। x को सेम करूंगा तो भी सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ रहा है, y को सेम करूंगा तो भी सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ रहा है। तो दोनों ही तरफ मामला एकदम सेम है। तो जो आपको अच्छा लगे, अगर आपका मन ये कहता है कि सर मुझे x को सेम करना है तो मैं कहूंगा x को सेम कर लो। अगर आपका मन कहता है कि सर मुझको y को सेम करना है तो मैं कहूंगा y को सेम कर लो, क्योंकि यहाँ पे मामले टाई हो रहे हैं, है ना। चलो मैं x को सेम करता हूं। कैसे कैसे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा मेरा प्लान है। ये पहला वाला है ना, तो 2 इंटू एक्स, 2x, 2 2 जा 4y, 2 70 जा 140। ये आपका मल्टीप्लाई करने बाद रिजल्ट, ये आपका मल्टीप्लाई करने बाद रिजल्ट। मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया था? ताकि लोग सेम हो जाए। मैं क्यों लोगों को सेम करना चाह रहा हूं? ताकि मैं आगे चल के वर्टिकल अरेंज कर लूं, क्योंकि वर्टिकल अरेंज ने शर्त रखा था जब तक लोग सेम नहीं होते हम वर्टिकल अरेंज नहीं कर सकते। अब देखो, आउट ऑफ 3 इक्वेशन, ये जो हमारे पास 3 इक्वेशन है, उनमें से वो कौन से 2 इक्वेशन है जिनकी एक चीज सेम हो गई है? तो आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इनकी एक चीज सेम हो चुकी है ना। मैं मल्टीप्लाई क्यों किया था? ताकि कोई एक चीज सेम हो जाए। अब जिनकी एक चीज सेम हो चुकी है मैं उन्हें वर्टिकल अरेंज कर लूंगा। ऐसा ही होता है, आपको सिखाया गया है, चाहे वो 1.1 हो, चाहे वो 1.4 हो, चाहे वो 1.5 हो। जिनकी एक चीज से मैं उनको वर्टिकल अरेंज कर सकता हूं। वर्टिकल अरेंज हो गया, एक लाइन छोड़ के एक लाइन खींच दो। हमारा 1.4 का दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप, या तो मैं एडिंग करूंगा या तो मैं सब्ट्रैक्टिंग करूंगा। और अगर मैं यहां पे शर्त के हिसाब से देखूं तो क्या होगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3, यहां पे सब्ट्रैक्टिंग होगा। यहां पे क्यों सब्ट्रैक्टिंग होगा? क्योंकि यहां पे सब्ट्रैक्टिंग की शर्त पूरी हो रही है। सब्ट्रैक्टिंग की क्या शर्त है? जो सेम है उसकी साइन भी सेम होना चाहिए। तो देखो 2x 2x सेम है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके भी आगे कुछ नहीं मतलब प्लस। तो जो सेम है उसकी साइन भी सेम है। तो ऐसे केस में क्या होता है? सब्ट्रैक्टिंग। और सब्ट्रैक्टिंग का इफेक्ट लोअर सीरीज की साइन
चेंज। सब्ट्रैक्टिंग का इफेक्ट, लोअर सीरीज की साइन चेंज। चलो, प्लस में 2x माइनस में 2x कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 4 बार y में से 1 बार y गया, 3 बार y और बड़े नंबर की साइन, प्लस माइनस माइनस, 140 में से 95 गया तो 45 और बड़े नंबर की साइन, माइनस माइनस कैंसिल, इन सब में से मुझे y चाहिए तो y अकेला होना चाहिए, मल्टीप्लाई वाला 3 डिवाइड, 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा, y इज इक्वल टू 15। अगर मुझे यहाँ पे y मिल चुका है तो आगे चल के x मिलेगा। अगर मुझे यहाँ पे y मिल चुका है तो आगे चल के x मिलेगा। कैसे मिलेगा? पुट करके, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन। किसमें पुट करूं तो आप बोलोगे जो सबसे आसान है। किसमें पुट करूं तो आप बोलोगे जो सबसे आसान है। सबसे आसान कौन सा है? पहला वाला, x का x प्लस का प्लस 2 का 2, y के बदले क्या लिखने वाले अपन? 15 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 70 का 70। 15 2 जा 30, इन सब में से मुझे x चाहिए तो x अकेला होना चाहिए, प्लस वाला 30 माइनस, प्लस माइनस माइनस, 70 में से 30 गया 40 और ये रहा x। यहां से y मिल चुका है, यहां से x मिल चुका है। जो मैंने अज्यूम किया था ना x फादर की एज, तो फादर की एज 40 मिल चुकी है, y सन की एज 15 मिल चुकी है। मेरा सम खत्म। क्या मैं रुक जाऊं? क्या मैं रुक जाऊं? तो आप बोलोगे नहीं, ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम किस पे एंड होता है? स्टेटमेंट से। चलो, जो अज्यूम किया उसी को स्टेटमेंट में शो करो। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 ईयर्स। यहाँ पे लिखने का ईयर्स, हम एज फाइंड कर रहे हैं ना, तो एज ईयर्स में काउंट होती है। देयरफॉर द, देखो लिखा है सेम, जो अज्यूम किया उसी को तो दिखाओ। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 15 ईयर्स। और ये आपका सम खत्म। मैंने आपको सम नंबर 1 करवाया और सम नंबर 3 करवाया। आपको होमवर्क जब मैं मेरा नेक्स्ट लेक्चर लूंगा ना, उस वक्त आपको सम नंबर 4 और 5 सॉल्व करके रखना, और जब मैं वो समझाऊंगा ना तो आपको फटाफट आ जाएगा। देखो, मैंने कोशिश किया हूं आपको वर्ड प्रॉब्लम समझाने की। आप इसे ना रिटन प्रैक्टिस करो बिना देखे। मेरा लेक्चर 2-3 बार सुनो, आपको हर क्यों और क्या के जवाब मिल जाएंगे। फिर उसको बिना देखे लिखो कि मैंने क्या कहा और कब कहा। उसको लिख के देखो, लिख के देखो, आपको सम आ ही जाएगा। मैं आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में 2 सम और करवाऊंगा और हमारा 1.5 खत्म। इसके बाद हो सकता है कि मैं ज्योमेट्री शुरू करूं, जैसे मेरी सोच उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। मैं जो भी करूंगा आपको इन्फॉर्म करके कर दूंगा, ठीक है? अच्छे से मैथ्स प्रैक्टिस करो, चीज़ों को याद करना शुरू करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।